हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक यूरोपीय इस्तिमारियत यानी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन बच्चों, एक बात जहन में रखिए कि नौ आबादियात के लिए कॉलोनीज कहा जाता है। कॉलोनीज का मतलब नौ आबादियात और कॉलोनियलिज्म इसका मतलब है इस्तिमारियत। इन दोनों अल्फाज को सही ढंग से समझ लीजिए तो फिर इस इस्तिमारियत को समझना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस्तिमारियत क्या है, इसके माने और इसकी नवियत के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस्तिमारियत साम्राज्यत का एक हिस्सा है। अगर तरक्की याफ्ता मुल्क किसी दूर की गैर तरक्की याफ्ता मुल्क की ज़मीन हासिल करता है और उस पर अपनी हुकूमत कायम करता है तो इस अमल को इस्तिमारियत कहा जाता है। कई ममालिक जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, डच, स्पेन, पुर्तगाल, इन तमाम ममालिक ने बरअज़म एशिया और बरअज़म अफ्रीका में कई ममालिक हासिल किए और वहाँ पर अपनी नवाबादियात कायम किए। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी अंग्रेज़ी नवाबादियात में से एक नवाबादी थी। याद रखिए, नवाबादियात से खाम अशिया को किसी एक के अपने मुल्क में दरामद करना और उन नवाबादियात को अपना तैयार शुदा माल फरोख्त करने के लिए तिजारती मंडियों के तौर पर इस्तेमाल करना, ये इस्तिमारियत की अहम खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। इस्तिमारियत सियासी और माशी गुलामी को उभारता है जो नफ्सियाती गुलामी का सबब बन जाता है। नौ आबादियात के रवैये और उनका जो सलूक मकामी लोगों के लिए जो होता है, जिससे मकामी लोगों के दिमाग में एक किस्म का कमतरी का एहसास पैदा होता है और वो अपनी ही तहजीब, अपनी ही तारीख के तई शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं और इन चीज़ों को अपनी शान के खिलाफ समझने लगते हैं। यूं लिखा गया है कि यूं कहा भी जाता है, लिखा भी गया है कि अंग्रेजी सल्तनत पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों की नवाबादियात के फैलाव का इशारा देने का एक तरीका है। इस तरीके को इस अंदाज से समझाया गया है। 15वीं सदी में तिजारती इनकलाब पैदा हो गया। नई ज़मीनों के दरियाफ्त की वजह से ये तिजारती रिवायती जो तरीके थे, उन तरीक़ों में बुनियादी तौर पर कुछ तब्दीलियां पैदा हो गई और लोगों ने, यानी यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में पहुंच गए अलग अलग मकासद को अंजाम देने के लिए। क्या मकासद थे उनके? एक मकसद ये था कि कारनामों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना, और दूसरा ये था कि दुनिया में शोहरत हासिल करना, और तीसरा ये था कि सोने की कान की तलाश करना, और इसी तरह से नई नई ज़मीनों को दरियाफ्त करना। ये तमाम उनके मकासद थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे तिजारत में इजाफा हो गया। जैसे तिजारत में इजाफा हो गया कि ममालिक में आपस में मुकाबिला आराई शुरू हो गई। क्यों? इसलिए कि तिजारत अपनी हो और तिजारत में अपना नाम रोशन हो। ये लोगों में एक तरह का एक मुकाबिला पैदा हो गया एक दूसरे के खिलाफ, और मुकाबिला आराई आम हो गई। इसके बाद ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि यूरोपीय अक़वाम जहाँ कहीं भी गए वहाँ उन्होंने अपनी नवाबादियात कायम किए। जैसे ये डच है, पुर्तगाल के लोग हैं, पुर्तगीज़ है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज़ है, जहाँ जहाँ भी गए अपनी नवाबादियात कायम किए। लेकिन नवाबादियात में आपस में सियासी, माशी, तालीमी और इस तरह के उनमें मुकाबिला आराई पैदा हो गई। जब मुकाबिला आराई उनमें पैदा हो गई तो फिर ये एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करना शुरू किए। एक दूसरे के खिलाफ अपनी बर्तरी और अपने एहसास को जताने की इन्होंने कोशिश की। और फिर क्या हो गया कि सनती इनकलाब इस बात के लिए जिम्मेदार था। सनती इनकलाब जैसे शुरू हो गया तो फिर
तमाम ममालिक ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, नई नई मशीनों का इस्तेमाल हो गया, नई नई मशीनों के ज़रिए पैदावार में इजाफा हो गया। जब पैदावार में इजाफा हो गया तो तैयार शुदा चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए नई नई तिजारती मंडियों की तलाश शुरू हो गई, और नई तिजारती मंडियों को तलाश करने की नौबत पेश आई। ये तमाम चीज़ों ने क्या किया कि इस्तिमारियत को जन्म देने की कोशिश की। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस्तिमारियत के उरूज के असबाब को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अब तक हम जो जायज़ा ले रहे थे माने और नवियत किसकी, इस्तिमारियत की। अब इसके असबाब में देखेंगे। पहला सबब है सनती नताइज। ये सनती नताइज क्या है? सनती नताइज ये सनती इनकलाब की वजह से हुए, यानी सनती इनकलाब के असरात थे। यानी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो गया, मशीनों के इस्तेमाल के ज़रिए पैदावार में इजाफा हो गया। लेकिन बात दरअसल ये हो गई कि पैदावार ज़्यादा हो गई और पैदावारी निज़ाम या चीज़ों के पैदावार की बनिस्बत ये मकामी इस्तेमाल की चीज़ों की कीमत कम हो गई। तो फिर तैयार शुदा माल को दूसरी तिजारती मंडियों में फ़रोख्त करने के लिए नई नई तिजारती मंडियों की तलाश करने की नौबत पेश आई। और दूसरा यह है आम अशिया की ज़रूरत, यानी सनती इनकलाब के लिए जैसे मशीनों का इस्तेमाल और पैदावार में इजाफा काम अशिया ज़रूरी चीज़ है। यानी ये देखा गया कि यूरोपी ममालिक जो मुकाबिला आराई में थे तो उनके मुकाबले में इस चीज़ को बरकरार करना चाहिए था कि कम या सस्ते दाम की पैदावार को बरकरार रखना, ये ज़रूरी चीज़ थी। ये दो चीज़ें थे यहाँ पे, ये इजारादारी कायम करना यानी मोनोपोली कायम करना, और दूसरा सस्ते दाम में काम अशिया को हासिल करने के लिए यूरोपियों के लिए ये लाजिम हो गया कि अपना इख्तिदार कायम किया जाए दुनिया में, दुनिया के ममालिक में नवाबादियात कायम करते हुए। और तीसरा यह है जायद सरमाया लगाना। सनती इनकलाब ने क्या किया कि यूरोपीय सरमायादारों की दौलत को सनती इनकलाब ने शामिल किया था जो पहले ही से अमीर थे, और वो सरमायादार अपना सरमाया लगाने के लिए ऐसी महफूज तिजारती मंडियों को तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके लिए एक सुनहरी मौका ये मिला कि कम तरक्की याफ्ता या गैर तरक्की याफ्ता जो ममालिक थे वहाँ की मंडियाँ महफूज थी तिजारत के लिए, इसलिए इन ताजिरों ने, यूरोपीय ताजिरों ने उन गैर तरक्की याफ्ता या कम तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी तिजारती मंडियाँ तलाश करने की कोशिश की। इससे जायद सरमाया लगाना शुरू किया। यानी जायद सरमाया लगाने का मतलब ये भी है, जैसे आप जानते हैं जितना सरमाया लगाया जाए उतना ही मुनाफा हासिल होता है। इसलिए लोगों ने सोचा कि मुकाबिला आराई में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया लगाया जाए, है ना। और अब देखेंगे मादनियात के ज़राए। वैसे बरेज़म एशिया और बरेज़म अफ्रीका मादनियात के एतबार से बहुत ही तरक्की याफ्ता थे और अमीर थे ममालिक, यहाँ पर मादनियात हासिल थे, दस्तयाब थे, जैसे सोना, चांदी, कोयला, हीरे। इन तमाम मादनियात की वजह से अफ्रीका और एशिया ममालिक ने लोगों को यानी ताजिरों को अपनी तरफ मोह किया, यानी अट्रैक्ट किया, यानी उन लोगों को खींच लिया। तो ये भी एक सबब बन गया मादनियात के ज़राए जो इस्तिमारियत के उरूज या कायम करने के लिए। अब देखेंगे जोग्राफियाई अहमियत, यानी यूरोपी इस बात से वाकिफ़ थे कि बरेज़म एशिया और बरेज़म अफ्रीका के कई ममालिक में वहाँ के जोग्राफिया का महल वकूफ़ तिजारत के लिए बहुत ही अच्छा, यानी काफ़ी मददगार और साजगार हालत पैदा करने वाला था। और इस माहौल में वो तिजारती ताल्लुकात कायम कर सकते थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी अपना इख्तिदार कायम किया था। इसलिए यूरोपी ताजिरों ने और यूरोप के लोगों ने जोग्राफियाई हालात का जायज़ा लेते हुए वहाँ अपने नवाबादियात कायम करने का फ़ैसला किया। इसके बाद मज़दूरों की दस्तयाबी, यानी सस्ते यानी कम दाम में और ज़्यादा तादाद में अगर मज़दूर मिले, ये ज़रूरत थी यूरोपीय ताजिरों की। लेकिन इस बात को मुकम्मल किसने किया? इस बात को मुकम्मल नौ आबादियात ने किया, यानी नौ आबादियात के ज़रिए से सस्ते मज़दूर दस्तयाब हुए और अपने मकसद में ये लोग कामयाब हो गए।
اور پھر نسلی برتری کا احساس، اس کو سمجھیں گے یہ ایک سبب ہے. یعنی ایک یورپی نو آباد کار نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو مہذب بنانا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ یورپیوں کا کردار کو حاصل کیا، یعنی اختیار کیا. یہ نتیجہ کیا تھا؟ یہ ایشیا اور افریقہ کے کئی لوگوں کا جو عیسائیت میں منتقلی کا نتیجہ تھا، جو مددگار ہو گیا استعماریت کے عروج کے لیے، جس سے استعماریت یعنی کالونیلزم کو قائم کرنے کے لیے آسانی ملی. یہ جتنے بھی اسباب کا ہم نے جو جائزہ اب لیے ہیں، یہ تمام ذمہ دار اسباب تھے کس کے لیے؟ استعماریت کو قائم کرنے کے لیے. اب شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو اسباب تو پہلے ہوتے ہیں، اسباب کے بعد یہ ظاہر ہے کہ نتائج تو ہمارے سامنے آتے ہی. اب ہم نے اسباب کا جائزہ لیا، اب تھوڑا سا ہم اس کے کیا نتائج تھے، کیا اثرات تھے استعماریت کے، اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. تو نتائج کے طور پر دیکھیے، براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ میں یورپیوں نے کیا کیا کہ لوگوں کا معاشی طور پر استحصال شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر حکومت کرنا، لوگوں کو اپنے قبضے میں لینا، اس کا مطلب یہ ہے ان کو مجبور کر دینا کہ ہمارے اصولوں کے تحت وہ چلے. تو پھر ان کا استحصال شروع ہو گیا. جیسے کم دام میں مزدوروں کو خریدنا اور کم سے کم اجرت دینا، یہ بھی ایک طرح کا ان کا استحصال. اس طرح سے کیا ہو گیا کہ مزدوروں کا اور لوگوں کا نوآبادیات میں ان دونوں براعظم کے ممالک کے ذریعے استحصال شروع ہو گیا. اور دوسرا کہ نوآبادیات میں لوگوں نے اپنی آزادی کھو دی. کیوں؟ اپنی حکومت نہیں تھی بلکہ دوسری حکومت کے ماتحت ان کو رہنا پڑتا تھا، اس لیے ان لوگوں کی آزادی ختم ہو گئی. تیسرا یہ تھا کہ جو لوگ جو معاشی اعتبار سے جن کا استحصال ہوا تھا، ان لوگوں کو غریبی میں ڈھکیل دیا گیا. یعنی بات دراصل یہ ہے، معاشی طور پر حالات جب خستہ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، تو پھر بے روزگار بن جاتے ہیں اور غریبی کو گلے لگانا یہی ایک راستہ ہمارے سامنے رہتا ہے. تو غریبی میں ڈھکیل دیا گیا ان لوگوں کو. اور چوتھا، اب ہم دیکھیں گے اب تک ہم یہ جو پہلا دوسرا تیسرا اب تک ہم نے جو ذکر کیے تو یہ تھے یعنی اس کی خامیاں، یعنی برائیاں تھی، یعنی ڈی میرٹس. اب اس کے میرٹس بھی ہیں. میرٹس میں کیا ہے؟ جیسے معلومات کا ظہور. کون سی؟ سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی، ان تمام معلومات ہے نا سے واقف ہو گئے. کون؟ وہ تمام لوگ جن کو اس بات کا علم نہیں تھا، جو نوآبادیات میں جو لوگ تھے، ان تمام نئی نئی چیزوں سے واقف ہو گئے. اور دوسرا جمہوری نظام، یعنی جمہوریت کا ترقی یافتہ نظام اور اس کے جدید اقدار، جیسے لبرٹی، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، یعنی آزادی، مساوات اور بھائی چارگی سے یہ لوگ اچھی طرح سے واقف ہو گئے. اور پھر ان کو نئی نئی چیزوں سے متعارف کیا گیا. کون سی نئی چیزیں؟ یعنی یہ قوانین پر مبنی نظم و نسق، یعنی انتظام حکومت، تعلیم کی دستیابی، عدلیہ کا نیا نظام. یہ نئی نئی چیزیں جو نہیں معلوم تھے، نوآبادیات کے ذریعے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، نئی نئی چیزیں متعارف کی گئیں. اور آخری ہم یہ پوائنٹ دیکھیں گے اس اثرات کے طور پر کہ لوگوں نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینے سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی سبب بنا کہ مختلف الگ الگ نوآبادیات میں آزادی کی تحریک چلانے کے لیے یہ مددگار ثابت ہوا. تو بچوں، ہم نے اس ٹاپک میں، اس لیکچر میں یورپی استعماریت کی معنی، نوعیت، اس کے اسباب اور اس کے اثرات کا جائزہ لیے.